Hi and welcome to the discrete structure of the discrete maths chapter 13.5 ट्यूरिंग मशीन का था जिसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जाना विद एग्जांपल कि ट्यूरिंग मशीन क्या है और किस तरह से वर्क करती है। कुछ एडवांस टॉपिक 13.5 के सेशन पे हम डिस्कस करेंगे। ये सेशन ना सिर्फ डिस्क्रीट मैथ्स के रिस्पेक्ट से लास्ट है बल्कि चैप्टर 13 जो रोजन बुक के लास्ट चैप्टर है उसका भी लास्ट टॉपिक है। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि एक लॉन्ग जर्नी हमने इस कोर्स के अंदर सर्व की है और इसकी तमाम वीडियोस विद अ सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है। विद ईज इन तमाम को वॉच किया जा सकता है, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhussain blogspot.com पे मौजूद है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें हम बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। एलन ट्यूरिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यही वजह है कि इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें कंप्यूटर साइंस का फादर भी कहा जाता है। और अगर आप एलन ट्यूरिंग को मज़ीद यूज़फुल मैनर पर तफसीलन पढ़ना चाहते हैं तो विकीपीडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। लेकिन अगर आप पढ़ने पे ज़्यादा वक्त नहीं सर्व करना चाहते हैं तो आई हाईली सजेस्ट यू कि द इमिटेशन गेम मूवी आप ज़रूर देखें, जिसमें एलन ट्यूरिंग की लाइफ और उनकी कंट्रीब्यूशन को दिखाया गया है कि उन्होंने किस तरह से जर्मन साइफर कोड के कोड को डिक्रिप्ट किया और जो जंग में ज़्यादा लोग मारे जा रहे थे उस जंग को जल्दी ख़त्म किया। ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि जर्मनी को एक बड़ी हार देखनी पड़ी। तो इसी तरह की चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकेंगे जब आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो जानते हैं कि रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स क्या थे। तो हमने फर्स्ट यानी प्रीवियस सेशन पे जाना कि ट्यूरिंग मशीन क्या है, कुछ एग्जांपल्स देखे और ट्यूरिंग मशीन कैसे बनाई जाती है। तो अब हम देखते हैं कि सेट को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग अ ट्यूरिंग मशीन। लेट वी बी अ सबसेट ऑफ अल्फ़ाबेट आई, यानी वी हमारे पास एक सबसेट है आई का, जबकि आई अल्फ़ाबेट्स होता है। नॉर्मली हम किसी भी तरह की मशीन्स बना रहे होते हैं, जब उसकी डेफिनेशन देखी जाती है तो आई उसमें एज अ अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होता है, इधर वो 0 1 हो, AB हो, XY हो, वट एवर। सो ए ट्यूरिंग मशीन द T कंटेनिंग द बेस्ड ऑन द डेफिनेशन 4 पैरामीटर होते हैं। एस द स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ द स्टेट, आई अल्फ़ाबेट, F इज़ अ functions you can say transition functions, and S0 is a starting state. Recognizing a string X, ठीक है, in V of star, यानी X को रिकोगनाइज करना है V स्टार के अंदर, जबकि V हमारे पास सबसेट है अल्फ़ाबेट I का। If and only if T is starting in the initial position when X is written on the tape, halt in a final state। अच्छा, अब ये halt का जो वर्ड है ट्यूरिंग मशीन के अंदर डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी के अंदर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ट्यूरिंग मशीन्स के इफेक्ट होते हैं जिसमें लैंग्वेज रिकॉग्नाइज हो या ना हो, दोनों पोजीशन पर इस मशीन हॉल्ट होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा आउटपुट रीच हो चुका है। लेकिन सम टाइम अनडिसाइडेबिलिटी के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जब स्ट्रिंग मैच कर जाए तो मशीन हॉल्ट होगा, लेकिन अगर लैंग्वेज मैच नहीं हुई तो मशीन हॉल्ट नहीं होगी बल्कि एक कंटिन्यूटी लूप के अंदर फंस जाएगी और वो मल्टीपल्स टाइम चलती रहेगी। ठीक है, तो यही वजह है कि हॉल्ट का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि अगर फर्स्ट स्टेज पे वो मिल जाए इनिशियल पे तो वो रिटर्न होगी, जबकि हॉल्ट होगी फाइनल स्टेज के अंदर। सो द T, सेकंड स्टेप, द T इज सेड टू रिकॉग्नाइज अ सबसेट A ऑफ V स्टार इफ X इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ T इफ एंड ओनली इफ X बिलोंग्स टू A, यानी अगर X बिलोंग करता है A के साथ तभी X को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जबकि A जो है V का सबसेट है, यानी A जो सेट होगा वो V स्टैटिक का सबसेट होगा, जबकि V स्टैटिक खुद सबसेट है किसका, I का। तो नोट दैट टू रिकॉग्नाइज अ सबसेट ऑफ A V ऑफ स्टार वी कैन यूज सिंबल्स नॉट इन V। दिस मीन दैट द इनपुट अल्फाबेट I may include symbol not in V. So we will see this extra symbols are used as markers. So a Turing machine operating on a tape containing the symbols of a string X in consecutive cells doesn't recognize X if it doesn't halt or halt in a state that is not final. यानी अगर वो halt हो रहा होगा तो X की जगह उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या अगर वो फाइनल स्टेज पे halt नहीं हो रहा है तो उस जगह पर हमें X के अल्फ़ाबेट को ट्यूरिंग मशीन पे अंदर इस्तेमाल होता हुआ देख रहे होंगे। So the next thing in the section 13.4 we show that there is no deterministic finite automata that recognize the set of the 0 to 1 and 1 to n where n is greater than 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये ना सिर्फ हमने डिटर्मिनिस्टिक बल्कि अगर मैं बिल्कुल प्रीवियस सेशन की बात करूं तो हमने बेसिक डेफिनेशन पे ये देखा था ट्यूरिंग मशीन से पहले कि पुश डाउन ऑटोमेटा 0 to power n 1 to power n को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेता है क्योंकि ये स्टैक को यूज़ करता है। यही वजह कि अनलिमिटेड मेमोरी होती है। लेकिन जैसे क्वांटिटी 0 to power n 1 to power n एंड 2 to power n पे जाती है तो ये ऐसा नहीं कर पाता।
लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन इसे कर लेता है, लेकिन वो ये कहता है कि अगर फ्रेज स्ट्रक्चर्स के जरिए से कोई ग्रामर मुझे दी जाएगी तो मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगा। ट्यूरिंग मशीन उसके बाद ग्राउंड पर आता है और वो कहता है कि आप मुझे फ्रेज स्ट्रक्चर का दें या किसी तरह की भी मशीन्स की जनरेटेड लैंग्वेज दें, मैं उसे रिकॉग्नाइज कर लूँगा। तो बेस्ड ऑन दिस यहाँ पर ये चीज़ पॉइंट शामिल होती है कि वो इसे हॉल्ट स्टेज पर रखता है और किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है। तो इस तरह से 0 to 1 and 1 to n यहाँ पर बुक पे भी मौजूद है। इस चीज़ को भी मैं 13.4 से शो भी करूँगा। तो वी यूज़ एन एक्सिलरी टेप सिम्बल्स m एज अ मार्कर एंड स्पेसिफाइड दैट v इक्वल टू 0 1 एंड i इक्वल टू 0 to 1 m। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं या v सेट है वो 0 1 को कंटेन करता है, जबकि i जो अल्फ़ाबेट है वो एडिशनली m को यहाँ पर यूज़ करेगा। सो आवर ट्यूरिंग मशीन हैज़ वन फाइनल स्टेट S6। तो S6 इसका फाइनल स्टेट होगा। The Turing machine successfully replaced 0 at the leftmost position of the string with n m1 and m and 1 at the rightmost position of the string with n m, swiping back and forth, terminating the inner final state if and only if their string consists of a block of zeros followed by a block of the same number of the ones. That's the important thing। इस चीज़ को समझने के लिए हम बुक पे इस कोड एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि हमें जनरेटिंग स्ट्रिंग और मैचिंग स्ट्रिंग का भी पता चल जाए और हॉल्ट स्टेट का भी पता चल जाए। ठीक है, तो 13.4 के अंदर इस एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। ओके, सो देयर इज़ एन एग्जाम्पल, द ट्यूरिंग मशीन हमें रिकॉग्नाइज करवाना है। सेट 0 to power n and 1 to power n, सेम एग्जाम्पल्स यहाँ पर मौजूद है। और स्वैपिंग किस तरह से होगी, वैल्यूज़ वो भी मैं पॉइंट्स हम देख चुके हैं। असल पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। ऑल्दो दिस इज ईजी टू डिस्क्राइब एंड ईजी टू कैरिड आउट by a Turing machine, the machine we need to use is somewhat complicated. We use the marker m to keep track of the leftmost and rightmost symbol we have already examined. So the the 5 tuples we used are these all are। ठीक है, अब अगर इस चीज़ को बगौर रिकॉल किया जाए प्रीवियस सेशंस पे, तो प्रीवियस सेशन पे हमने देखा था कि जब हम ट्रांजिशन फंक्शंस ट्यूरिंग मशीन्स के लिए जनरेट करते हैं तो वो 5 पैरामीटर्स रखता है, यानी इनपुट आउटपुट, और उसके बाद 2 वैल्यूज़ की ब्याह पर फंक्शन 3 वैल्यू जनरेट करके देता है, x बार, s बार एंड d, विच मीन डायरेक्शन। तो s नॉट एंड 0 एज अ इनपुट फंक्शंस हैं, जबकि 3 उसके इनपुट फंक्शंस के ब्याह पर उसके आंसर कह लें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जब हमारे पास स्टेट s नॉट है और इनपुट वैल्यू 0 है, तो हम s नॉट से s1 पे जा रहे हैं। ठीक है, जबकि 0 को m से रिप्लेस कर रहे हैं और राइट मूव हो रहे हैं, यानी जो कंट्रोल यूनिट मूव हो रहा है टेप पे वो राइट की तरफ। एंड सो ऑन द लॉजिक्स आर देयर। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल डिफरेंट लॉजिक्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, मैं मूव हो सकता हूँ राइट की तरफ, m से हमने रिप्लेस किया, m से रिप्लेस किया, यानी जो जो वैल्यूज़ वहाँ पर मौजूद है वो रिप्लेस होती जा रही है। जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था प्रीवियस सेशन के कि हम A B C 3 सिम्बल्स इस्तेमाल करें, तो प्रीवियस सेशन आपने देखा होगा तो वो चीज़ें समझना आसान हो। अब जब ये चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं 0 1 से, तो या तो मैं उसे m से कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 0 1 को, या फिर हम कोई दूसरा अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जब उसे कन्वर्ट किया सक्सेसफुली तो वो इस तरह के पैटर्न्स पे कन्वर्ट होती गई। ठीक है, एंड एट लास्ट मुझे सारे के सारे किस में कन्वर्ट होकर मिल गए, m पे। तो एज अ द मशीन ऑपरेट्स यूनिट एंड इट ऑल्ट, जैसे वो तमाम वैल्यूज़ मुझे मिल गए तो वो उस स्टेज पे क्या चला जाएगा, ऑल्ट। तो हॉल्ट जाने का मतलब ये है कि हम रिकॉग्नाइज करवा चुके हैं। सो ओनली द चेंज आर शोन एज मोस्ट लेफ्ट लीव द स्ट्रिंग unaltered. So we leave it a reader examples 13 to explain the actions of these Turing machines and to explain why it is recognize the set these sets yani 0 to power n and 1 to power n where n is greater than equal to 1. So hope you'll understand कि recognize ये किस तरह से हुआ, Turing machines किस तरह से recognize करती है set को with example. So the next thing, the computing function with the Turing machine, यानी Turing machine के ज़रिए से हम functions को किस तरह से compute करते हैं। So a Turing machine can be used to compute the value of the partial function. What is a partial function? That's a part of the function. So suppose that a Turing machine T, when given the string x as an input halt, when the string y on its tape, we can then define T of x equal to y. यानी जब x इनपुट दिया वो हॉल्ट था स्ट्रिंग पोजीशन y पर, जबकि टेप की वैल्यू y थी, तो मैं कह सकता हूँ कि जो फंक्शन यानी ट्यूरिंग मशीन t होगा तो x पर y प्रोड्यूस करके दे रहा हूँ। यहाँ पे t एज अ फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली ये t ट्यूरिंग मशीन है। So to consider a TM, which means Turing machine, as a computer of functions from the set of key tuples of non-negative integer to a set of the non-negative integer, we use a unary representation of the integer. A non-negative integers n is represented by a string of n plus 1 once. So 0 is represented by 1 5 by these number of the 1. ठीक है, 2 4 6 1 etc.
To represent an input this that is a key tuples of the integer, we represent each integer of the k tuple separately and separated these representation using asterisk. For examples, 2013 is represented by 2013. इस नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि 3 asterisk 1 11 asterisk and 4 times 1. तो ये 2013 को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है in a form of the k tuples. So constructing a Turing machine that computes a particular function can be extremely complicated. Fortunately, the ability of the Turing machines to compute function is of theoretical rather than the practical interest. So that's all about the interesting fact of the Turing machine, क्योंकि Turing machine एक theoretical concept है और इस theoretical concepts पे हम एक abstract mathematical model बनाते हैं, और अगर कोई generated language उससे recognize हो जाए या उससे पास हो जाए तो उसका मतलब है कि वो digital computers में भी पास हो सकती है. इसी चीज़ को हम फंक्शंस के बेस पे भी देख रहे हैं कि जब मैं TM को एज अ फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो किसी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर को किस तरह से पार्शियल फॉर्म पर या k टपल्स फॉर्म पर उसे लिखा जा सकता है. So furthermore, the construct TMT that compute the function in the form of the two input parameter n1 n2. तो इनको हमने दोनों को ऐड करके दिखाया n1 and n2 को. We first represent the pair n1 n2 by the string of n plus 1, यानी n1 plus 1 is followed by an asterisk by n2 plus 1 in the form of the ones. ठीक है, इन दोनों को ones के behalf पर represent किया followed by asterisk होगा. So the machine start at the leftmost one of the input string and the proceed to erase this one. यानी 1 से leftmost start हो रहा है, वो proceed होता रहेगा जब तक 1 raise ना हो जाए. If the next character is an asterisk n equal to 0, यानी अगर next character 0 है तो n की वैल्यू 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी. In this case is replace the asterisk with a blank and halt, यानी और वो इस asterisk को replace करेगा ब्लैंक में और वो हॉल्ट हो जाएगा. हॉल्ट का मतलब वहाँ पर वो स्टे करेगा, रुक जाएगा. अदरवाइज इसके अलावा अगर वैल्यूज हुई इट इरेज द नेक्स्ट वन एंड देन पासेस ओवर द रिमेनिंग वंस अंटिल इट्स कम टू द स्टैटिक, यानी वो वंस पे मूव होगा और इस तरह से मूव होता जाएगा जब तक उसे स्टैटिक ना मिल जाए. और स्टैटिक पर आने के बाद उसे क्या करना होगा, रिप्लेस बाय 1. तो देन द स्टैटिक इज देन रिप्लेस बाय 1. द 5 टपल्स defining the Turing machines are these one, these and this, और ये फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी स्टेट 1 पे मौजूद हो, इनपुट वैल्यू 1 है तो वो S1 ही रहेगी, और उसके आउटपुट पे वैल्यूज B आ जाएगी, यानी ब्लैंक हो जाएगा वो, और हम कहाँ मूव कर जाएंगे, लेफ्ट पर. इसी तरह से आप देखें यहाँ पर स्टैटिक है, यानी इनपुट वैल्यू स्टैटिक है तो आप ब्लैंक करो उसको और S3 पर मूव हो जाओ और लेफ्ट और राइट मूव हो जाओ एंड सो ऑन. इस तरह से रिप्लेसमेंट बताई जा रही है, जो पॉइंट्स अभी हमने इस पॉइंट्स पे देखे हैं. And the one of the important point in an advanced point of view, the Church-Turing thesis. Church-Turing thesis actually complete एक theoretical concept पर base करता है जो एलन ट्यूरिंग के concept का ही part है, और एलन ट्यूरिंग ने ही as a thesis इसे represent किया. पहले तो इन 2 points को समझते हैं, फिर contribution भी जानेंगे. ये वही point है जो हमने starting की वीडियो पे भी discuss किया था. So the Church-Turing thesis says that given any problem that can be solved with an effective algorithm, there is a Turing machine that can solve this problem as well. यानी कोई भी चीज़ जब एक इफेक्टिव एल्गोरिथम के ज़रिए से सॉल्व की जा सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक ट्यूरिंग मशीन भी है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. इट इज़ कॉल्ड अ थीसिस रादर दैन अ थ्योरम बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉल्वेबिलिटी बाय एन इफेक्टिव एल्गोरिथम इज द इनफॉर्मल एंड इम्प्रिसाइज एंड अपोज्ड to the concept of the solvability by the Turing machine. This is a formal and precise. इनिशियली ये एक थीसिस था जो बाद में एक थ्योरम के फॉर्म पर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इफेक्टिव एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट और फॉर्मल पार्ट था जो बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट बना, और फॉर्मल वे पर आज तक जो है वो लाइव है, और उसके बेस पर जितने भी डिजिटल कंप्यूटर हैं वो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं और इन्हीं थीसिस या थ्योरम पर बेस करते हैं, और आज तक इस ट्यूरिंग मशीन्स को या इस थीसिस थ्योरम अप्रोच को फॉल्स नहीं साबित किया जा सका. इसको डिक्लेरेटिव ट्रू माना जाता है, और इसी के बेस पे आज हम डिजिटल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं. डिसाइडेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी. जब हम ट्यूरिंग मशीन्स की बात करते हैं, ऑटोमेटा थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसका एल्गोरिथम हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है, और उसका रिजल्ट भी हमें पता होता है. ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम जिसका रिजल्ट एल्गोरिथम मौजूद हो और रिजल्ट आपको पता हो, वो डिसाइडेबिलिटी है. और नेक्स्ट जो उसके साथ कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स पे या ऑपोजिट में, वो है अनडिसाइडेबिलिटी. अनडिसाइडेबिलिटी हम ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं कि जिसका प्रोसीजर तो हमें गिवन होता है कि इस चीज़ को किस तरह से किया जाएगा, लेकिन हम उसका फाइनल आउटपुट नहीं जानते. जब हम उसका फाइनल आउटपुट नहीं जानते हैं तो हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता सकते कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लेक्स है, इसकी टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है.
जिस बेस पर हम कह सकें कि इसका रिजल्ट फाइनलाइज हो चुका है। तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं जो अनडिसाइडेबल हो, जबकि कोई प्रॉब्लम जब डिसाइडेबल होता है तो उसका मतलब एल्गोरिथम होता है और उसका एक रिजल्ट होता है। इसी डिसाइडेबल और डिसाइडेबिलिटी के अंदर कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी का, कि हाउ कॉम्प्लेक्स द प्रॉब्लम इज। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम भी आ जाती है, नॉन पॉलिनोमियल टाइम भी आ जाती है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है, डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, एंड सो ऑन. So the points are says about the decision problem ask whether the statement from a particular class of the statement are true. Decision problem are also known as yes or no problem. तो decidability का मतलब ही यही है कि आप कोई decision लेना चाहते हैं. तो consider the question for the particular integer n. Is n prime? The answer is yes or no. The halting problem is a decision problem that asks whether a Turing machine T eventually halt when the given input is x. यानी अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो गिवन नंबर n दिया गया है वो प्राइम है या नहीं, तो आप यस नो में जवाब देंगे. बिल्कुल हॉल्टिंग प्रॉब्लम इसी तरह का एक डिसीजन प्रॉब्लम है जो ट्यूरिंग मशीन को से पूछता है कि बेस्ड ऑन दिस इनपुट वैल्यूज मुझे हॉल्ट होना है या नहीं होना है. द नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन देयर इज एन इफेक्टिव एल्गोरिथम दैट डिसाइड वेदर इंस्टेंस ऑफ अ डिसीजन प्रॉब्लम आर ट्रू, वी से दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल और डिसाइडेबल. यानी जब हमें पता है कि इस पॉइंट्स पे इफेक्टिव एल्गोरिथम से हमें किस पॉइंट पे क्या डिसीजन लेना है, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, डिसाइडेबल है. So there's an example in section 3.5. An algorithm was given for determining whether the positive integer n is a prime by checking whether it's decidable prime or not exceeding its square root or not. यानी just for the sake of understanding कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम दी जाए, जैसे प्राइम के बारे में पूछा जा रहा है, तो कोई एक मेथड होता है, जैसे हम काउंटिंग प्रॉब्लम में ये पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह से प्राइम को प्रूव कर सकते हैं कि नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं. तो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम या प्रोसीजर जो एल्गोरिथम है उसके बेस पे ही बता रहा हूँ कि ये decidable problem है या नहीं. However, if no effective algorithm exists for the solving problem, then we say the problem is unsolvable or undecidable, as I said earlier about that. The halting problem is an unsolvable decision problem. ठीक है, ये एक unsolvable decision problem है. That is no TM exists that when a given n encoding of a Turing machine T and its input x as the input can determine whether the T eventually halts when starting with x written on its tape or not. यानी कुछ ऐसे स्टेज होंगे ट्यूरिंग मशीन के अंदर, जैसे हमने फर्स्ट पे देखा कि ट्यूरिंग मशीन जब डिसाइडेबल हो रही है तो बड़े आसान है कि हमें पता होना चाहिए कि किस जगह x है या नहीं. लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्यूरिंग मशीन पे हो सकते हैं जब एडवांस टाइप्स के अंदर, जिसमें मल्टीपल टेप्स या मल्टीपल कंट्रोल यूनिट होते हैं, तो वहाँ पर डिसाइडेबिलिटी नहीं हो पाती है कि कहाँ पर हॉल्ट होना है, कहाँ पर हॉल्ट नहीं होना है. तो यही वजह है कि हम इस प्रॉब्लम को कुछ स्टेज पर अनडिसाइडेबल भी कहते हैं. अ फंक्शन दैट कैन बी कंप्यूटेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन इज कॉल्ड अ कंप्यूटेबल, एंड अ फंक्शन दैट कैन नॉट बी कंप्यूटेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन इज कॉल्ड अनकम्प्यूटेबल. कुछ फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो डिसाइडेबल ना हो, जो कंप्यूटर के जरिए ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व ना हो सको, तो उसे हम अनडिसाइडेबल या अनकम्प्यूटेबल कहेंगे. सो द बिजी बिहेवियर फंक्शन which give a positive integer n given a maximum number of ones that a Turing machine with n state and alpha 1b may print on an initially blank tape or uncomputable. See example 35 in the section 13.5. So you can better understand the busy behavior functions जो कि undecidable के एक प्रॉब्लम को या uncomputable प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बेसिकली हमने जान लिया कि डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल क्या है और कॉम्प्लेक्सिटी से क्या मुराद है, कि किस तरह के प्रॉब्लम को हम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं जहाँ पर डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबिलिटी के वर्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है. द नेक्स्ट वन जो कि अनडिसाइडेबल एंड डिसाइडेबिलिटी से ही बेस करता है वो है पी एंड एन पी. कुछ प्रॉब्लम पोलिनोमियल टाइम होते हैं, कुछ नॉन पोलिनोमियल टाइम होते हैं. सो इन अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, यानी ट्यूरिंग मशीन की एक टाइम नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी है, so that the restriction that no two transactions rules begin with a same pair of s of x is eliminated. तो पहला रूल हमें ये बता दिया गया नॉन डिटर्मिनिस्टिक में कि रिस्ट्रिक्शन क्या है कि नो टू ट्रांजैक्शन, यानी दो जो ट्रांजैक्शन रूल हैं वो बिगन नहीं हो सकते या बिगन नहीं होंगे सेम पेयर के साथ, यानी एक्सेस, और अगर ऐसा होगा तो दैट विल बी एलिमिनेटेड. Hence there may be more than one transaction rule beginning with each state tape symbol. ऐसा हो सकता है कि हम स्टेट और सिंबल्स के साथ एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को बिगिन कर सकें, स्टार्ट कर सकें. सो दैट देयर मे बी अ चॉइस एज विच रूल्स टू यूज़ एट विच स्टेप. यानी ऐसा हो सकता है कि कुछ इस तरह से स्टेज बन जाए एक से ज़्यादा, तो किस स्टेज पर यहाँ जाना है और किस स्टेज पर यहाँ जाना है डिसाइडेबिलिटी के अंदर आप देख सकते हैं. सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन टी रिकॉग्नाइज अ स्ट्रिंग x if and only if there exists some sequence of the transactions t that end in a final state when the machine start in the initial position with x written on the tape. यानी अगर वो मशीन x से स्टार्ट हो रही हो जो कि इनिशियल है,
तो वो सीक्वेंस को जनरेट करते हुए यानी ट्यूरिंग मशीन के सीक्वेंस को जनरेट करते हुए एंड फाइनल स्टेज तक जा सकेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारे एल्गोरिथम एनालिसिस के अंदर भी हमने इस चीज़ को देखा है कि पॉलिनोमियल टाइम पे सॉल्व हो सके और कुछ नॉन पॉलिनोमियल पे, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक उनमें से एक है। सिमिलरली द डिसीजन प्रॉब्लम इज पी, यानी जहाँ पर हम डिसीजन प्रॉब्लम दे रहे होते हैं वो एक पॉलिनोमियल टाइम है। सो द क्लास ऑफ द पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम, सो if it can be solved by deterministic Turing machine in a polynomial time in term of the size of the input, यानी अगर किसी प्रॉब्लम को मैं P यानी polynomial time प्रॉब्लम कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम deterministic Turing machine से सॉल्व की जाए polynomial time या size of the input के रिस्पेक्ट से। The next one, that is a decision problem is the P if there is a deterministic Turing machine T that solve the decision problem and a polynomial P of n such that for all integers n T halt in a final stage after no more P of n transaction whenever the input T is starting of length n। यानी जैसे ही डिसाइडेबिलिटी में हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ट्यूरिंग मशीन पे पॉलिनोमियल टाइम पर, तो वो मशीन हॉल्ट हो जाएगी और उस बेस इनपुट पे जो उसको स्टार्टिंग में दी गई थी जिसकी लेंथ n हो सकती है। द थर्ड वन, द डिसीजन प्रॉब्लम इज NP, यानी इसी तरह से डिसीजन प्रॉब्लम नॉन पॉलिनोमियल टाइम भी हो सकती है। कब? द क्लास ऑफ द नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम इफ इट कैन बी सॉल्व बाय नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, जब उसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व किया जा रहा हो इन पॉलिनोमियल टाइम, जबकि वो किस टाइम को लेगी? पॉलिनोमियल टाइम को लेगी, लेकिन सॉल्व होगी नॉन डिटर्मिनिस्टिक से इन टर्म ऑफ द साइज ऑफ द इट्स इनपुट। The second last, that is a decision problem is in NP if there is a deterministic Turing machine T that solve the problem and a polynomial P of n such that the for all integer n T halt for every choices of the transaction after no more P of n transaction whenever the input T in a string of length। यानी सेम पॉइंट की बात हो रही है। ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें पॉलिनोमियल एंड नॉन पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया बेस्ड ऑन द वन प्रॉब्लम डिसीजन प्रॉब्लम। इसी चीज़ को नीचे भी बताया गया। एंड द लास्ट वन, प्रॉब्लम P are called tractable, ठीक है। P को हम tractable कहते हैं, whereas the problem not in P are called intractable, यानी किसी प्रॉब्लम को जब पॉलिनोमियल टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब है उसे ट्रैक किया जा सकता है, जबकि वो प्रॉब्लम जो P नहीं है यानी पॉलिनोमियल टाइम पे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, that is said to be an intractable problem। That's a very important thing, ये अक्सर MCQs या क्वेश्चन में पूछा जा रहा होता है। The next one, the same problem, for a problem to be a non-polynomial, it is necessary only that there be a non-deterministic Turing machine that when given a true statement form a set of these statement addresses by a problem can verify its truth in a polynomial time by making a correct guesses at each step। कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो नॉन पॉलिनोमियल होते हैं जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन हम उसके अप्रोच को जाते हैं कि नॉन पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल टाइम पर किस तरह से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्यूरिंग मशीन को, तो वो डिक्लेरेटिव वे पर ट्रू स्टेटमेंट के सेट को शो तो कर रहा है, लेकिन उसके हम ट्रूथ वैल्यू को पॉलिनोमियल टाइम पे ही वेरीफाई कर पा रहे हैं। सो द प्रॉब्लम ऑफ द डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन ग्राफ हैज अ हैमिल्टोनियन सर्किट्स इज एन NP प्रॉब्लम। अगर मैं ग्राफ के टॉपिक पे जाऊं तो हैमिल्टोनियन सर्किट जो था कि द गिवन ग्राफ इज हैमिल्टोनियन नॉट इज अ नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम बिकॉज NDTM कैन ईजिली वेरीफाई दैट अ सिंपल सर्किट इन अ ग्राफ पासिस थ्रू एवरी ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली वन, यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक के जरिए से ये चीज़ फ़ौरन से वेरीफाई हो सकती है। यही वजह है कि दैट इज सेड टू बी अ नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम। इट कैन डू दिस बाय मेकिंग अ सीरीज ऑफ द करेक्ट गैसेस कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द सक्सेसिवली एडिंग एजेस to the form of the circuits, yani by using this approach the non-deterministic Turing machine can prove that the given problem is a NP problem। Hope you'll understand the last and the very important thing, the surprise thing for you as a researcher कि अगर आप जानकारी रखते हैं, डेप्थ पे स्टडी करते हैं, तो यकीनी तौर पे ये स्लाइड या ये टॉपिक भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। Wrapping everything up with a Millennium problem। So Millennium problem, what is this? The surprise winning problem in a computer science field because every DTM, which means deterministic Turing machine, can also be considered to be a non-deterministic Turing machine, right? So each state where you can say that where each state and the tape symbol जो दो पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं इनपुट एंड आउटपुट के ब्याप पर पेयर अकर इन एग्जैक्टली वन ट्रांजैक्शन रूल, सो वी कैन से दैट P इज अ सबसेट ऑफ द NP, यानी पॉलिनोमियल जो है जो प्रॉब्लम है हमारा NP, उस NP के अंदर ही P होता है, ठीक है। So the most famous open question is a theoretical computer science and one of the Millennium problem with a $1 million prize
is whether every problem in NP is also in P. That is whether P is equal to NP. ठीक है, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया कि जब हम ये कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है NP वो ऑल्सो P के अंदर ही मौजूद है या NP का पार्ट ही P है, तो क्या P इक्वल टू NP हो सकता है? तो देयर इज एन इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑफ द प्रॉब्लम नोन एज द NP कंप्लीट प्रॉब्लम. So where a problem is in this class, if it is the class of NP, which mean non-polynomial or non-polynomial complete, and if this problem was also in the class of P, then every problem is NP must also be in P. So this is a problem in NP complete if the existence of the polynomial time algorithm for solving it implies the existing of the polynomial time algorithm for every problem in NP. So we have studied several problems that can be shown to be a NP complete in this text, including determining whether a simple graph has a Hamiltonian circuits, determining whether a proposition is n variable is a tautology. This all the did in a graph theory, or as well as the chapter 1 where is a tautology and the propositional effect we have learned. So this all about the some millennium kind of the problems जिसमें हम polynomial and non-polynomials पर बहस करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. और अभी तक इन प्रॉब्लम्स को जो NP में मौजूद हैं उसे प्योरली NP के बिहाफ पर सॉल्व नहीं किया जा सका, और उस पर काफ़ी साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं. मुमकिन है कि आप में से कोई एक शख्स हो जो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके जो है वो सरप्राइज कर सकता है, एज लाइक एलन ट्यूरिंग वन. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जिस तरह से बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के अंदर जब आप कोई बड़ा काम करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ फॉर्म ऑफ द रिसर्च, तो आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है. बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में जब कोई आप बड़ा काम करते हैं तो आपको एलन ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड होता है. तो मुमकिन है कि आपको ये बात पहले पता ना हो, तो अब आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप शायद बता सकेंगे इस चीज़ को. सो दैट्स ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दिस कंक्लूड्स आवर इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, बट इट शुड कम with no surprise that there is a lot of the more to learn in the field of the computer science. So that's all about the discrete math. According to the Rosen book, we have successfully ended the chapter 1 to chapter 13. And that's a huge and a long journey now completed, but is not finished yet. A lot of the things we need to more learn about the discrete point of view, puzzles, गेम्स, लॉजिक्स, अंडरस्टैंडिंग, कहाँ पर डिस्क्रीट कंप्यूटेशंस इस्तेमाल हो रही है, इंटरनल्स मेमोरी के अंदर, आउटसाइड ऑफ द गेम्स, फिजिकल गेम्स, वहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है. लेकिन पहले मैंने इस पूरे कोर्स के अंदर बहुत कोशिश की कि हर चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द लेवल एंड बुक्स लॉजिक बताया जाए, क्योंकि बुक को समझना बेहद ज़रूरी होता है. और रोजन की बुक बड़ी एक स्ट्रेंथफुल बुक है जिसके ज़रिए से आप दुनिया की किसी भी जगह पर मौजूद हों, या एज अ टेक्स्ट बुक्स डिस्क्रीट में पढ़ाई जाती है. और डिस्क्रीट बुक किसी भी लेवल के एग्ज़ाम पर, आप इंडियन गैट दे रहे हो, पाकिस्तानी गैट दे रहे हो, या किसी भी कंट्रीज़ के अंदर कंप्यूटर साइंस या IT से रिलेटेड कोई से भी कोर्स का आप इंट्री टेस्ट या एग्ज़ाम दे हो, तो डिस्क्रीट का एक मेजर पार्ट उसके अंदर आता है. और इस कोर्स के अंदर जिसमें मैंने फ्रॉम चैप्टर 1 टू ऑनवर्ड 13 को कवर किया है, वो उन तमाम चीज़ों को यूज़ करती है जो कोर्स के आउटलाइन पे किसी भी जगह पर हो सकती है. आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा कोई कोर्स डिस्क्रीट का मैथ्स का नहीं हो सकता जिसका टॉपिक रोजन की बुक में मौजूद ना हो, और हमने पूरे बुक को फ्रॉम A to Z कवर किया है. सो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्क्रीट मैथ्स और द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द रोजन बुक एंड द 13 चैप्टर्स. फिर भी आई एम प्रीटी श्योर कि एज अ ह्यूमन मुझसे बहुत सारी गलती हो सकती है, तो कहीं पर भी कोई चीज़ कमी बेशी हो, एज अ वन मैन पर्सन मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं उसको रेक्टिफाई करूं, उसको वेरीफाई भी करूं अपने टीचर्स से, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं अभी अपने आप को अभी भी एज ए स्टूडेंट ही कंसीडर करता हूं, क्योंकि मुझे मज़ीद बहुत सारी चीज़ों की सीखने की ज़रूरत है, और उसी बिहाफ लर्निंग पर मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा सकूं, बता सकूं. कोई सजेशन है मुझे ज़रूर बताएं. चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो चैनल शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि ये मोटिवेशन रहती है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैं आपके लिए काम कर सकूं. नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक सम ऑफ वीडियो होगी, जिसके अंदर मैं कोर्स आउटलाइन और जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, या फिर एक नेक्स्ट कोर्स में मिलते हैं जो अकॉर्डिंग टू द योर थाट्स एंड योर इंस्ट्रक्शंस होंगी. कमेंट पे मुझे ज़रूर बताएं. थैंक यू.